देखो भाई, हिंदी 2026 का पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर से पहले तो आज है आपकी कौन सी तारीख है आज? 17 फरवरी है ना। और कल 18 फरवरी में जो है यूपी बोर्ड का पेपर है। ठीक है। तो पेपर से पहले हम जो है यहाँ पर कम से कम इस क्लास में 70 नंबर का मैं कंफर्म आपको बताऊंगा। 70 मार्क्स का जो एज इट इज मिलेगा, बिल्कुल कंफर्म मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हम शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी गद्य और पद के जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस तो मैं बाद में लास्ट में आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना। डायरेक्टली पीडीएफ भेज दूंगा, जिस बच्चे को चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट जो है नीचे आ जाएगा लिखा हुआ इस नंबर पे। ठीक है। तो उनके तो मैं क्वेश्चन भेज दूंगा जो 5 5 10 नंबर के आते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर कौन कौन सी जो है गद्यांश और पद्यांश इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके लिए भी स्क्रीनशॉट साइड में जो है दिखा दूंगा मैं कि ये वाले गद्यांश आप पढ़ लीजिए। उन गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर काम चल जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं स्टार्टिंग में लेखक और कवि के जीवन परिचय से, और किस तरीके से लिखते हैं और याद कैसे करते हैं। पहले किसी एक लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। लेखक के जीवन परिचय तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन हम मेनली 3 जीवन परिचय कंसिडर करके चल रहे हैं। उनमें से आपको एक मिल जाएगा। ठीक है। एक जीवन परिचय आप कर लेना वासुदेव शरण अग्रवाल का, एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। तो एक जीवन परिचय आप करेंगे किसका? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है। दूसरा कर लेंगे यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल याद करने के शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और तीसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है। कलाम, मैं कलाम लिख देता हूँ शॉर्ट में, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। तो कलाम का, डॉक्टर कलाम साहब का। ठीक है। तो ये 3 जो है लेखक है जिनमें से आपको एक जीवन परिचय जरूर पेपर में 100% देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय जो है यहाँ पर हम कंसिडर करके चलते हैं कि वो पेपर में आएगा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय से शुरू करता है। सबसे पहले जब जीवन परिचय में लिखना होता है किसी का भी, तो ध्यान देंगे किसी लेखक का। जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीन चीजें ध्यान देंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हम लिखते हैं ना, इस तरीके से हेडिंग डाल दिया आपने, तो पहले हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय, जीवन परिचय। जीवन परिचय में जो है भैया क्या होगा, जैसे जीवन परिचय डाल दे, सबसे पहली चीज देखेगी इनका जन्म स्थान। जीवन परिचय के अंदर भी अलग अलग स्केच डल जाएंगे। जैसे नंबर 1 स्केच है जन्म स्थान। जन्म स्थान कि पैदा कहां पर हुए, इनका जन्म स्थान कहां पर है, कहां पर नहीं है। ठीक है। हु डिड दैट? थोड़ा भाई तमीज में बैठ जाओ यार, बदतमीज ना ठंडाओ। ठीक है। अब देखो भाई, इसका जन्म स्थान कहां पर है। इनका जन्म हुआ था सन, इस तरीके से याद करना आपको, 1907 में जन्म हुआ, सन 1907 में। स्थान देखना है कहां पर, यहां पर बलिया में। हाँ, 1907 और नीचे लिखेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम आपको फॉर्मेट यूज करना है पेपर में भी। बलिया, बलिया जिले के बलिया जिले के दूबा का छपरा नामक गांव में। दूबा का छपरा, ये बलिया तो जिला था और गांव का नाम था, इनके ग्राम का नाम छपरा। ठीक है। उसके बाद में जो है इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई। ठीक है ना। तो शिक्षा जो है इन्होंने उच्च ज्ञान स्तर जो है हासिल किया। ठीक है। काफी पहले तो ये घर से ही पढ़े, फिर उसके बाद में काशी में जाके इन्होंने संस्कृत वगैरह का ज्ञान काफी हासिल किया। फिर ऐसे लिख लेंगे शिक्षा। तो शिक्षा इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो घर पर ही हुई।
ठीक है। और बाद में ये काशी चले गए। बाद में जो है ना काशी में इन्होंने संस्कृत की शिक्षा हासिल की। ठीक है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान बन गए, संस्कृत की शिक्षा उन्होंने हासिल की। ठीक है, संस्कृत साहित्य, ज्योतिषी, इस तरह की चीजें। ठीक है ना, ज्योतिषी जो बताते हैं ना कि भाई हाथ दे के बताते हैं इस तरीके का ज्ञान उन्होंने हासिल किया। 1949 में जो है इनको विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि प्रदान की। 1949 में डी.लिट की उपाधि दी गई इनको, डी.लिट की उपाधि। तो इस उपाधि से इनको सम्मानित किया गया 1949 ईस्वी में। उसके बाद में 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण दिया, ये भी ध्यान रखना है। 1957 में पद्म भूषण, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, बहुत बड़ा अवार्ड होता है, पद्म भूषण से सम्मानित किया। ठीक है ना। और उसके बाद में जो है यहाँ पर अगर देखा जाए, इन्हें हिंदू विश्वविद्यालय पंजाब के एचओडी नियुक्त किया गया। ठीक है ना, हेड यानी कि। ठीक है। एंड देन उसके बाद में 19 मई 1979 ईस्वी को ये जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ठीक है, 19 मई 1979। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, मृत्यु उनकी जो हुई वो 19 मई 1979 ईस्वी को। ठीक है, ये परलोक सिधार गए, परलोक सिधार गए। ये तो हो गया जीवन परिचय। अगली हेडिंग आती है साहित्यिक योगदान। जब हम जीवन परिचय लिख लेते हैं, जीवन परिचय लिखने के बाद में हेडिंग क्या आती है? साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान मतलब इन्होंने क्या क्या चीजें ऐसी है जो करी। ठीक है ना, योगदान क्या दिया, साहित्यिक योगदान। देखो, किसी भी लेखक के जीवन परिचय आएगा ना, तो साहित्यिक योगदान का मतलब होता है कि उसकी तारीफ करना। ठीक है, उसके बारे में बताना, उसकी तारीफें करना। किस तरीके की तारीफ करना? उसकी बताना कि भाई इन्होंने जो है हिंदी को सरल व सुगम बनाने के लिए बहुत सारे योगदान दिए, आसान बनाया इन्होंने हिंदी भाषा को। ठीक है, नहीं, ऐसी भाषा बनाया जो जन जन की भाषा बन सकी, यानी कि सभी लोगों की भाषा बन सके। ठीक है, नहीं। साथ में इन्होंने हिंदी को कई सारे निबंध, कई सारे जो है ना उपन्यास, कई सारे जो है पत्रिकाएं इन्होंने दी। ठीक है, तो हिंदी में इनका बहुत बड़ा एक योगदान है। तो इस तरीके से करके, ठीक है ना, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इनका साहित्यिक योगदान भी लिख देंगे। तो साहित्यिक योगदान हेडिंग डालनी है, साहित्यिक योगदान, साहित्यिक योगदान। तो साहित्यिक योगदान में बेसिकली कोई भी लेखक होगा उसके बारे में उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो आप तारीफ कर दीजिए। ठीक है, कि भाई ऐसे है कि इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिपूर्ण कार्य किए, बहुत ही क्रांतिपूर्ण कार्य किए। इन्होंने हिंदी को आमजन की भाषा बनाया। आमजन मतलब सब, जो सब बोल सके, सब समझ सके। आमजन की भाषा बनाया, भाषा बनाया और सरल व सुगम किया, सरल व सुगम किया। ठीक है, सरल व सुगम किया। ये अच्छे लेखक, उपन्यासकार, ठीक है, ये बहुत अच्छे लेखक वे उपन्यासकार थे। ये बहुत अच्छे लेखक वे क्या थे भाई? उपन्यासकार थे। इन्हें कई भाषाओं पर प्रचंड ज्ञान था। सबका ऐसे लिखना है, सबका लिखने का फॉर्मेट यही रहना चाहिए, यानी कि साहित्यिक पर योगदान किसी भी लेखक का आ जाए, आपको यही सेम टू सेम नोट करके आना। इन्हें संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान था। अर्थात ये
प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, ठीक है, प्रकांड विद्वान थे। अब उसके बाद में जो है थोड़ी सी इनकी रचनाएं, हेडिंग डाल देंगे साहित्य योगदान के अंदर ही, रचनाएं, इन्होंने क्या क्या चीजें दी, क्या रचनाएं दी, कौन कौन सी रचनाएं दी, इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे रचनाएं। और रचनाएं में लिखना है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं में है जैसा इनका एक निबंध लिख देंगे, ठीक है, निबंध, तो एक निबंध बताना है इनका, ठीक है, कोई सा भी। तो निबंध में है इनके अशोक के फूल, इंपॉर्टेंट क्या है, अशोक के फूल, ये निबंध है अशोक के फूल। दूसरा है यहाँ पर आलोचना, इनकी एक आलोचना। आलोचना क्या होती है, जैसा कोई लेखक, किसी दूसरे लेखक ने बुक लिखी और ये उसकी कमियां निकालते हैं कि भाई इसने ये कमी करी, ठीक है। आलोचना इन्होंने की थी सूरदास की, कालिदास की, कबीरदास की, यहाँ तक कि कबीरदास की आलोचना की थी। तो सूरदास की आलोचना फेमस है, सूरदास, एक आलोचना हो गई इनकी, ठीक है। इतिहास में है हिंदी साहित्य की भूमिका, इतिहास भी लिखा उन्होंने, और इतिहास में लिखा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है। तो ये इनकी द्वारा लिखी गई कुछ खास जो है रचनाएं हो गई, ठीक है ना। इनका उपन्यास भी है बाण भट्ट, ठीक है ना, इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, एक उपन्यास भी लिख लेंगे, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ये साहित्यिक योगदान हो गया। यू विल ऑल हैव टाइम, ठीक है ना, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, आप सब इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए, बाद में, ठीक है, सबको नोट करने का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी जीवन परिचय कर सकते हैं। तो ये जीवन परिचय का फॉर्मेट हमने आपको समझा दिया। जब जीवन परिचय आप पेपर में करेंगे तो पहले इस तरीके से जन्म स्थान, फिर शिक्षा, फिर उनकी मृत्यु, एक पेज पे तो ये हो जाएगा जीवन परिचय। और अगले पेज पे जो है इसको अपना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है कि इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के छपरा नामक, दुबा के छपरा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त की तथा बाद में ये आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी में चले गए, ठीक है ना, जहां पर इन्होंने संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है ना। सन 1929 ईस्वी में इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई तथा उसके बाद में सन 1957 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और फिर 19 मई 1989 ईस्वी में यह परलोक सिधार गए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है जब ये लेखक का जीवन परिचय आप कर लेते हैं तो आता है कवि का जीवन परिचय। क्या किसका आता है भाई? कवि। तो कवियों में किसका जीवन परिचय आपको ध्यान रखना है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। जैसे एक कवि का आपको जीवन परिचय एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो योग्य लेखक के जीवन परिचय, अब कवि के जीवन परिचय में देखते हैं। कवि का जीवन परिचय, कवियत्री का भी आ जाता है कभी कभी, कवि का भी आ जाता है। देखो लेखक और कवि में ये फर्क होता है। लेखक अपनी बात को जो है जैसे शब्दों में होती है वैसे ही कह देता है, और कवि अपनी बात को लयात्मक रूप से कहता है, लय बनाकर कहता है, यानी कि वो एक लय बनाएगा, धुन बनाएगा कवि, और जो लेखक होगा वो धुन नहीं बनाएगा, वो कहानी की तरह लिख देगा उसको, ठीक है। तो ये फर्क होता है। कवि में एक तो आप जो जीवन परिचय याद करेंगे वो करेंगे मैथिली शरण गुप्त का, एक जयशंकर प्रसाद का, एक महादेवी वर्मा का, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद में जयशंकर प्रसाद के बाद में महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा एक कवियत्री थी, इनका भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देख लेते हैं, अगर देखना चाहते हैं कि थोड़ी सी मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको बता देता हूँ। जीवन परिचय देख किस कर रहे हैं? जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सबसे पहली चीज जो है हम इनका देखेंगे जन्म स्थान, कि भाई इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, किस तरीके से है, ठीक है।
तो इनका जन्म स्थान जो है काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था, ठीक है ना। और काशी में एक माघ शुक्ल परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है नहीं। उसके बाद में जो है इन्होंने कई सारे इसका मैं पूरा फॉर्मेट जो है यहाँ पर साइड में दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना, डाल के उसको उसके अंदर से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इनके पिताजी जो थे वो देवी प्रसाद तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। शिक्षा इन्होंने घर पर ही हासिल की। बाद में इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये अलग अलग जो है पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है भारत में, बड़े बड़े, ठीक है ना। इनको भी डिलीट की उपाधि दी गई है, ठीक है। उसके अलावा जो है सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। ये भी आपको बताना है। साहित्यिक सेवाएं बता देनी है कि भाई इन्होंने भी हिंदी को सरल व सुगम भाषा बनाया है। रचनाएं इनकी बता देना, ठीक है ना, जैसे कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये इनकी फेमस रचनाएं हैं, ठीक है ना। ये रचनाएं इनकी ध्यान देनी। साहित्यिक में स्थान इनका, ठीक है ना, इन्होंने हिंदी को सरल सुगम भाषा बनाया है, ये इनका साहित्यिक में योगदान रखना है आपको। उसके बाद में हमने इसको इसलिए नहीं करा है क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं, मुझे फॉर्मेट बताना था एक जीवन परिचय का। एक जीवन परिचय का मैं फॉर्मेट बना चुका हूँ। दूसरा जो जीवन परिचय मैंने बताया जी शंकर प्रसाद का, इसको मैं यहीं पर एक कॉर्नर में आपको दिखा दूंगा, ठीक है, अभी शॉर्ट में बिल्कुल। उसके बाद में अगला जो पोर्शन हमारा अध्याय बढ़ता है वो आता है कहानी के ऊपर, हिंदी में, ठीक है। जीवन परिचय के बाद में क्या आते हैं? कहानी। कहानी याद आपको ही करनी। कहानी देखो बहुत सारी कहानी पेपर में आती है, ठीक है ना। तो ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी, बहादुर, ठीक है, इनमें से कोई एक आएगी। अब हम तुम्हें वो फिक्स बता देते हैं कि कौन सी आएगी। आप कहानी कर लीजिएगा पंचलाइट याद। पंचलाइट कहानी कौन सी याद कर लीजिए? पंचलाइट। तो कहानी को थोड़ा समझते हैं कि कहानी का कथानक क्या है। इसका कथानक समझ लेते हैं। कथानक, तो कथानक में कहानी जो है माटो टोली के ऊपर है। माटो टोली। तो माटो टोली के लोग जो होते हैं, माटो टोली के पंच पैसे इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में किसको, अरे भाई नहीं तुम घर जा सकते हो भैया फौरन। माटो टोली के लोग जो है या पंच वहां के जो है ना, पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसा इकट्ठा करके वो एक लाइट खरीदते हैं जिस लाइट का नाम होता है पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स, ठीक, ये खरीद सकते हैं पेट्रोमैक्स। अब ये जो पेट्रोमैक्स होती है भाई, नाम क्योंकि लिया नहीं जाता, ग्रामीण क्षेत्र के बिल्कुल सादे आदमी होते हैं, सीधे सादे, तो उन पे नाम नहीं लिया जाता पेट्रोमैक्स। उनको जरा स्टाइलिश सा नाम लगता है इस लाइट का कि भाई ये लाइट है, ठीक है ना, इसका नाम है पेट्रोमैक्स। तो वो इसका नाम बदल देते हैं कि भाई क्योंकि ये पंचों ने पैसा डाल के खरीदी है इसलिए इसका नाम रख देते हैं पंच लाइट। पंच लाइट। अब होता क्या है कि जब ये पंच लाइट गांव में लेके आते हैं तो लाने के बाद में जो है एक गांव में जो है बिल्कुल त्योहार जैसा अवसर हो जाता है कि सारे लोग जो है त्योहार मनाते हैं, ठीक है ना, कि भाई लाइट आई है गांव के अंदर और अब उसके जलने का जो है इंतजाम करना है शाम को। आज गांव में किसी ने अपने घर में डिबरी नहीं जलाई थी क्योंकि सबको एक नई लाइट देखनी थी पेट्रोमैक्स की या पंच लाइट की कि भाई ये कैसे जलती है, और खुशी का माहौल था। दूसरी टोली भी देख रही थी, यानी कि दूसरे ग्राम के लोग भी जो है इकट्ठे हो गए थे आसपास, वो नजारा देख रहे थे। हालांकि वो नजारा जो है ज्यादातर फुकने से भरा होगा। वे फुक रहे होंगे कि भाई बुलाओ इनके गांव में जो है तरक्की हो गई है, पंच लाइट आ गई है। लेकिन होता ये है, सवाल ये पैदा होता है कि जब लाइट जलाने का अवसर आता है तो पूछते हैं कि भाई आती किस पे जलानी, और पता ही चलता है कि ये किसी पे नहीं आती जलानी। तो दूसरी टोली के जो लोग खड़े रहते हैं वो बड़ा इनका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ले आए, आती है इन पे चलानी, ठीक है नहीं, किस तरह जलेगी। तो बड़ा ये सारे के सारे लोग मिलके, मट टोली के लोग इस अपमान को सहते हैं, एक साथ सहते हैं सारे पूरे अपमान को। और अपमान सहने के बाद में वहीं पर एक लड़की खड़ी रहती है, गुलरी काकी की बेटी मुनरी, ये हीरोइन है इसकी, नाम याद रखेगा, गुलरी काकी की बेटी मुनरी। तो मुनरी ये बात जानती थी कि उन्हीं के गांव का एक लड़का जिसका नाम गोवर्धन है, जो कि इसका हीरो है, गोवर्धन ये लाइट जला सकता है। गोवर्धन उस जमाने का समझ लो बीटेक लड़का रहा होगा, वो टेक्निकल बंदा है, वो जानता है, ठीक है, किस तरीके से लाइट जल से वो जानता है।
लेकिन इसका क्या है, गांव वालों ने हुक्का पानी गिरा रखा है, इसका हुक्का पानी गिरा हुआ है, बिरादरी से अलग कर रखा है, गांव से अलग थलग गिर रखा है, कहना भाई इसके घर कोई को आना जाना नहीं है। कारण खुद गुलरी काकी है। गुलरी काकी ने पंचों से कहा था कि ये मेरी बेटी को देखकर सलीमा का गाना गाता है, ठीक है, सलीमा का म्यूजिक ये गाता है, तो इस वजह से जो है उन्होंने इसका हुक्का पानी गिरा रखा था। ठीक है भैया, गोवर्धन का। अब गोवर्धन का हुक्का पानी गिरा दिया, गिराने के बाद में यहां पर क्या होता है कि इसकी वजह से गिरा है, लेकिन ये लड़की जो होती है बहुत तेज होती है मुंदरी, और ये किसी तरीके से ये बात कि भाई ये जानता है इसको खोलना, ये बात पंच तक पहुंचा देती है अपनी सहेली के जरिए से। ठीक है, तो जैसे अपनी सहेली के जरिए से ये पंच तक बात पहुंचा देती है, पहुंचाने के बाद में पंच फैसला करते हैं कि भाई गांव का तो है ही, जैसा भी है, भले ही गाना गाता है, तो इसको बुला लेते हैं। तो गोवर्धन को बुलाने के लिए किसी आदमी को भेजते हैं, और गोवर्धन साफ मना कर देता है कि मैं नहीं आऊंगा। और फिर उसके बाद में गुलरी काकू को बुलाते हैं, पंच के लोग कहते हैं तुमने हुक्का पानी गिरवाया था, शायद तुम्हारे बुलाने से जरूर आएगा। फिर गुलरी काकी खुद जाती है गोवर्धन को बुलाने के लिए, और ये मान जाता है कुल मिला के, क्योंकि उसको भी पता है कहीं ना कहीं कि इनकी बेटी से मैं प्यार करता हूँ, तो इनकी बात मान जाता है गोवर्धन। मानने के बाद जब गोवर्धन आता है तो फिर से खुशी का माहौल हो जाता है, लोग धमाके बजाते हैं, ठीक है ना। आज फिर दोबारा से किसी घर में डिबरी नहीं जली थी कि आज तो लाइट जली जाएगी, और जैसे ही लाइट जलाने की बारी आती है तो गोवर्धन पीछे मुड़ के बोलता है स्पिरिट कहाँ है। ये बात सुनते ही सभी गांव के लोगों का चेहरा उतर जाता है, सब दुखी हो जाता है कि भैया अभी वो क्या बला आ गई, स्पिरिट हमने तो सुना ही नहीं था। फिर भी ये कुछ जुगाड़ लगा के नारियल के तेल से या किसी 2-3 चीजों का और प्रयोग करके ये इसको जला देता है अपनी होशियारी से। जलाने के बाद वहां पर जो पंच होते हैं वो पंच इसको बोलते हैं कि भैया तुमने बिरादरी की इज्जत रखी, तुमने गांव की इज्जत रखी, तुम्हारे साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, कि सलीमा का गाना जितना गाना गाओ। उसके बाद में गुलरी काकी भी गोवर्धन को दावत पे बुलाती है, और दावत पे बुलाने के बाद में जब ये दावत पे जाता है और मुंदरी की और गोवर्धन की आंखें मिलती है, और मिलने के बाद दोनों की आंखें शर्म से झुक जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये कथानक था पंचलाइट कहानी का। तो पंचलाइट कहानी समझ में आ गई होगी आई होप, ठीक है ना। किसके ऊपर है, एक पंचलाइट खरीदने के ऊपर है बेसिकली, और उसको जलाने के ऊपर है। फिर अगला जो चैप्टर है, 5 नंबर फिक्स हो गए भाई आपके यहाँ पर, 5 मार्क्स, ठीक है। हाँ, 5 यहाँ फिक्स हो गए, 5 नंबर यहाँ फिक्स हो गए, और 5 नंबर यहाँ फिक्स हो गए थे पहले ही, मतलब ये तो कवि के जीवन परिचय में 5 हुए, 5 यहाँ फिक्स हो गए थे, तो 15 नंबर आपके अभी तक फिक्स हो चुके हैं बिल्कुल। दीज 15 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब अगले नंबर की बात करते हैं, अगले नेक्स्ट 80 शब्दों में आएगा, ये भी 5 नंबर में, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं 5 अंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रसमृति खंड काव्य के आधार पर सूतपुत्र कर्ण का चरित्र चित्रण देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें 7 सर्ग हैं, लेकिन 7 सर्ग देखते जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा हमें, तो हम कर्ण का चरित्र चित्रण देख लेते हैं, ठीक है ना। 7 सर्ग में कोई एक सर्ग भी आएगा और कर्ण का चरित्र चित्रण भी आता है, तो हम क्या करते हैं कि कर्ण का चरित्र चित्रण ही कर लेते हैं। 7 अलग अलग बातें पढ़ने से बेहतर है एक ही पढ़ लें, जब हमें पता है ये फिक्स आएगी। तो फिक्स आएगा कर्ण का चरित्र चित्रण, तो रसमृति के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण। क्वेश्चन देख लीजिएगा जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा, एज इट इज जैसा मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। आधार पर, रसमृति के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, ठीक है। तो कर्ण का चरित्र चित्रण करना रसमृति के आधार पर। तो कर्ण के बारे में आता है कि भाई कर्ण जो है एक, कर्ण के बारे में 2-3 बातें आपको समझ लेनी है कि कर्ण, जब आप उत्तर लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन जब आप लिखेंगे थोड़ा